मैं हूं हरबंस नागोके। मेरे साथ आज हमारे ऑफिस में सरदार वीरेंद्रजीत सिंह, नेशनल सिख फ्रंट के संयोजक, संस्थापक और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान वीरेंद्रजीत सिंह। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भाजपा में की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा नेशनल सिख फ्रंट के नाते। आपने सिखों के साथ जम्मू कश्मीर में हो रहे सौतेली मां के व्यवहार में और कई कानून जो सिख समाज के लिए पूरे देश में बने हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं हैं और इस समय चुनाव आ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, इस समय जो चुनाव चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जम्मू कश्मीर में, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हरबंस जी, मैं सबसे पहले ये जो चुनाव हैं ये 27 जून को होने जा रहे हैं, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको समझाने में 2 मिनट का टाइम मैं मांगूंगा। यहाँ पर गुरुद्वारा एक्ट 1973 के तहत जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया में गुरुद्वारा एक्ट 1936 है। यहाँ की जो सिख संगत है वो 1929 से संघर्ष कर रही थी कि यहाँ पर गुरुद्वारा एक्ट जो है लागू किया जाए, बनाया जाए, लेकिन महाराजा की हुकूमत होने के समय वो यहाँ पर लागू नहीं हो सका। लेकिन 1970 में छठी पातशाही श्रीनगर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। जैसे ननकाना साहब ने महंतों ने कब्जा किया हुआ था, ऐसे ही छठी पातशाही गुरुद्वारे पे भी महंतों ने कब्जा किया हुआ था। हजरत बल क्षेत्र में जो हजरत बल क्षेत्र में जो छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरुद्वारा है वहाँ पर। तो जब एजिटेशन काफ़ी चली तो तब मीर कासिम जी हमारे चीफ मिनिस्टर होते थे और एकमात्र हमारा सिख एमएलए टंग मर्ग से सरदार सुरेंद्र सिंह जी थे स्वर्गवासी। उन्होंने मीर कासिम के साथ बातचीत की और गुरुद्वारा एक्ट 1973 जो है वो असम्बली में पेश किया और थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ किसी ने विरोध नहीं किया। वो एक्ट वहाँ पर जो था वो पास हो गया। उस टाइम का रिकॉर्ड है कि एक्ट में कुछ कमियां थी, लेकिन उस टाइम असेंबली में बोलते हुए मीर कासिम जी ने कहा कि इसमें जो कमियां हैं वक्त के साथ साथ हम इसको दूर कर देंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक वो कमियां दूर नहीं हुई। लेकिन चलो, उस जो पुराना गुरुद्वारा एक्ट 1973 है उसके तहत ही यहाँ पर इस बार भी चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें अब सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये थोड़ी सी मैं ब्रीफ आपको वीरेंद्रजीत सिंह जी, मुझे याद है जब यहाँ पर पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद चीफ मिनिस्टर थे और एक मार्च तब जो सिख बीएसपी से पीडीपी में गए थे सरदार मनजीत सिंह, वास्तव में विजयपुर से वो जीते थे। वो जो एक कमेटी बनाई थी उसमें उनको सर्वोसर्वा बनाया गया था और उन्होंने कहा था कमेटी एक रिपोर्ट दे। उनको कहा गया था रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में रहे। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? चूंकि वो भी एक्ट 1936 और एक्ट नहीं, मैं उसमें आपको बताता हूँ। ये उस टाइम शायद हरबंस जी आपको अच्छी तरह से याद होगा, आप मुझे जहाँ तक ध्यान है जेके चैनल में हुआ करते थे। उस टाइम जब गुरुद्वारा चुनाव थे तो हमने नेशनल सिख फ्रंट की तरफ से बाइकाट किया था चुनाव को, और आपने दोनों जो ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी, और हमें बाइकाट वालों को भी बुलाया और मुझ पे ये प्रेशर डाला गया कि हम अपना बाइकाट वापस लें। मैंने कहा मेरा जाति कोई उसमें नहीं है, मैं चाहता हूं कि गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट हो, क्योंकि गुरुद्वारा एक्ट की वोट तो 100% सरदार डालते हैं, लेकिन 2% से ज़्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो उसके अंडर नहीं आते हैं। आपकी मौजूदगी में तब ये फैसला हुआ कि वीरेंद्रजीत सिंह जी आप अपना बाइकाट वापस लीजिए। मैंने ले लिया था, चाहे हम जीते या ये जीते, दोनों ने वहाँ कमिटमेंट की कि हम जीतने के बाद गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो करवाएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो जीत गए, जो भी पार्टी जीती, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी, हारने वालों ने भी, और उसके बाद 2 बार चुनाव और हो गए, लेकिन किसी ने अमेंडमेंट नहीं की। और जब हम ज़्यादा प्रेशर बना तो मुफ्ती साहब ने मनजीत सिंह की अध्यक्षता में फाइनेंशियल कमिश्नर, कुछ और सरकारी मेंबर लेके एक कमेटी बना दी। उनको कहा कि आप गुरुद्वारा एक्ट न्यू दिल्ली जो दिल्ली का है और मध्य प्रदेश का गुरुद्वारा एक्ट है उसको मिला के
आप जो नया एक्ट है जो उसमें कमियां हैं वो दूर कीजिए और बनाइए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो सिर्फ कमेटी तो बनी, लेकिन उस कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट जो थी वो आगे नहीं दी। अभी भी थोड़े दिन पहले जब मैं गवर्नर साहब से मिला तो मैंने उनको कहा कि आप नए एक्ट के तहत जो है चुनाव करवाइए। तो उन्होंने कहा सरदार साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन नए एक्ट के तहत, मैंने बोला जब यहाँ यूटी आ गई है 5 अगस्त के बाद तो दिल्ली वाला या आप यहाँ, उसने बोला नहीं उसमें और इसमें बहुत सी कमियां हैं, हमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। और जो मैंने बोला जी मंजीत सिंह की एक कमेटी बनी थी, बोलता जी उसने अपनी रिपोर्ट कोई पेश नहीं की है। इस बार चुनाव हम उसी के तहत जो है करवाएंगे और इसके बाद जब चुनाव होंगे तो मैं पूरी रिकमेंडेशन कुछ, अगर मैं अभी नई कमेटी बनाता हूँ नया इलेक्शन, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। और कोर्ट ने डंडा दिया हुआ पहले ही, ये कॉन्स्टिट्यूशनली चुनाव होते हैं 5 साल के बाद हमने करवाने होते हैं। कोविड की वजह से हम 2 साल ये चुनाव जो है लेट हो गए हैं और हाई कोर्ट ने डंडा दे दिया है कि आप चुनाव जो है कराओ। तो इसलिए हमें भले उस एक्ट में कमियां हैं लेकिन उसके तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। इसके बाद जो वो नई कमेटी आएगी वो रिकमेंडेशन दे और उसके बाद हम करेंगे। लेकिन भाजी मैं यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं, आप कई जगह पर तो चुनाव यूनानी मसली हो गए, कई जगह निर्विरोध चुने गए, बिल्कुल निर्विरोध चुनेंगे, आपके पास पूरे आंकड़े हैं। 55 सीटों पर अब चुनाव होना। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो 55 सीटों में लोगों ने, उनमें से कुछ ग्रुपों ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी गुट ने गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट हो ये बात उसमें नहीं कही। और आपके पूरे विश्वास से कह रहे हैं आपने बिल्कुल नहीं किया। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी अपील करूंगा, उनके ऊपर भी एक दबाव पड़ेगा कि भैया वो जीत या हार के बाद जो एक प्रेशर बना के गुरुद्वारा एक्ट में अमेंडमेंट लाएं और यूटी के तहत जो है अगले जब चुनाव हों तो उसमें। वीरेंद्रजीत सिंह जी, कोशिश की कुछ जो प्रमुख डेरे हैं उनके चीफों ने कि आपस में आप एकजुटता से कर लें, आपस में बैठ के एक ही निर्विरोध दे दें। कई जगह हुआ भी, जैसे आपको बताया कि 134 हुए हैं, जम्मू में 70 और कश्मीर में 64। अब जो चुनाव हो रहे हैं वीरेंद्र जी से, खास करके जम्मू की तो चौंकाने वाली बात है कि 11 सीटें 51 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। कोशिश की गई, चाहे वो महंत मंजीत सिंह थे या दूसरे थे, उन्होंने कोशिश की गई और मैंने उनका वीडियो वायरल भी हुआ है, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी वजह हो गई कि एक सिर्फ जम्मू में 11 सीटों पर 51 कैंडिडेट, इस गुरुद्वारे ये क्या एकता दिखा रहा है या अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बता रहा है? देखिए मैं इसमें एक बात कहता हूँ, जहाँ पर मतलब आपसी सहमति बन गई वो लोग मुबारक के हकदार है कि आपस में लड़ाई नहीं हुई, आपस में कोई तकलीफ नहीं पड़ा। आगे ही हम कम गिनती में हैं और अगर आपस में, लेकिन जहाँ मैं एक बात मैं कहूँ कि जहाँ ये समझौता हुआ है वहाँ ज़्यादा करके सिख वोटरों की गिनती कम थी। और जम्मू जिसकी आप बात कर रहे हो भी, यहाँ पर इतने कैंडिडेट हैं, यहाँ पर वोटर बहुत ज़्यादा है, नेता बहुत ज़्यादा है, हर आदमी सेवा नहीं चाहता है, सेवा भावना से तो कुछ नहीं, वो कहता है नहीं मेरी लीडरी बने, मेरा वो हो। चुदरहाट के कारण ऐसा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महंत मंजीत सिंह जी ने, संत तेजवंत सिंह जी ने और भी कुछ सीनियर लोगों ने, हमने भी कोशिश की लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन अभी भी हम यही अपील करेंगे कि भैया आपस में ज़्यादा भाईचारा बना के जो अच्छे लोग हैं, जो गुरु, उन्हें आगे। तो वीरेंद्र जी, मतदाता ही, सिख मतदाता ही फैसला करेगा और सिर्फ सिख अगर सहजतारी है वो तो वोट दे नहीं पाएगा क्योंकि कानून ऐसा है। मगर आपका एक असीम अनुभव, सिर्फ आखिर में जानना आपसे चाहूँगा कि आपकी एक अपील कि किस तरीके से जो उम्मीद सब मतदाताओं को है कि हमारे गुरुद्वारा के जो प्रधान ये बनेंगे, सारे गुरुद्वारों में क्या आयाम आएगा और गुरुद्वारों हमारे सिख बहुत बड़ा इतिहास है, वो आम जनता तक कैसे पहुँचेगा?
देखिए, इसमें मैं कहता हूँ ये जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है, उसके बाद बोर्ड बनता है, इनका काम गुरुद्वारों की देखरेख करना होता है। मेरा मानना ये है कि गुरुद्वारों की देखरेख तो एक मैनेजर भी, संगत भी, लोकल कमेटी भी कर सकती है, लेकिन आदमी ऐसे चुन के जाने चाहिए। इसके सिवाय, गुरुपुरब मनाने के सिवाय भी सिख कम्युनिटी की, चाहे जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, सिख कम्युनिटी पे जहाँ भी कोई मुश्किल आए, आपके माध्यम से कई बार मैंने पाकिस्तान में सिखों की आ रही मुश्किलों को भी रखा, कनाडा में सिखों के साथ की प्रॉब्लम, तो मतलब ऐसे नुमाइंदे चुन के भेजें जो सिर्फ गुरुद्वारों की देखभाल तो करनी उनकी ड्यूटी है, वो सब करें, लेकिन उसके साथ साथ जो सिख कम्युनिटी को, सिख नौजवानों को रोजगार में, इसमें एक वैलिडेशन करना चाहूँगा, जो बहुत पुरानी बात है कि जो आज के दिलबाग सिंह जी हैं डीजीपी, वो डीआईजी जम्मू होते थे। मैं उनके पास एक सिखों का इशू लेके गया तो दिलबाग सिंह जी ने कहा, बेटा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको अभी हल कर दूंगा, लेकिन जो ये जीते हुए नुमाइंदे हैं ये क्यों नहीं इन बातों को उठाते हैं, उसमें एक ज़्यादा वजन होता है उनकी बात। तब डीआईजी रैंक पर थे, अब डीजी रैंक पर हैं दिलबाग सिंह, और चूंकि खुद पंजाबी परिवार से हैं, उनकी जो बात की है और आपके माध्यम से आशा है जो भी जीतेंगे एक नया, एक पूरा सिख उत्थान के लिए ये बात करेंगे। आपने वीरेंद्र जी JLK मीडिया में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाजत है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.